हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे और इसमें हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका का संरचना क्या है और कोशिका का हम लोग का खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और सूत्र कंडिया उसी को बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं, लयन का है, लाइसोसोम, गोल्जी का है। ये सब के बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, सेल वाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करिएगा और आप लोग जहाँ से हो सके अपने फ्रेंड्स के पास इसे जरूर कर दीजिएगा, यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा शेयर करके। तो चलिए हम लोग बिना बात किए हुए हम लोग कोशिका के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए सुनिए हम लोग। देखिए बाबू, कोशिका की सामान्य परिचय के बारे में बताते हैं कि कोशिका होता क्या है। देखिए तो मेरी बात सुनिए। संसार में कोई भी जीव ले लेते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में कोई जीव, ब्रह्मांड में कोई जीव का अगर बात करें, जो कोशिका जो है ब्रह्मांड में किसी जीव के, ठीक ना, यानी कि जीव के सबसे कोशिका जो है कोई जीव का एक छोटी सी, एक स्मॉल, संसार में यानी कि ब्रह्मांड में कोई जीव का यानी कि कोशिका जो है कोई जीव का सबसे स्मॉल यानी कि छोटी सी, संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल क्या है, यूनिट है, इकाई है। आ रहा है बात समझ में? फिर से बात सुनिए। देखिए हम बोल रहे हैं कि जो कोशिका है, कोशिका किस में होगा, कोई जीव के अंदर होगा, ऐसे थोड़े कि कोई निर्जीव में होगा। कोशिका जो है कोई जीव यानी कि संसार में कोई जीव का, एक जीव का कोई संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल, और यूनिट है, क्या है, यूनिट है, एक इकाई है, क्या है, इकाई है। तो कोशिका ब्रह्मांड में समस्त जीवों का एक छोटा सा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, यानी कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। आ रहा है बात समझ में? कोशिका जो होता है ब्रह्मांड में समस्त जीवों का एक छोटा सा, एक स्मॉल क्रियात्मक संरचनात्मक क्या होता है, इकाई, यानी कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है कोशिका, और इसे जीवन का मूलभूत इकाई बोलते हैं। कोशिका को क्या बोलते हैं, जीवन का मूलभूत इकाई बोलते हैं। ठीक है, कोशिका को क्या बोलते हैं, जीवन का मूलभूत इकाई बोलते हैं। देखिए कोशिका के बारे में यहाँ पे हम बात करें, इसका डिस्कवरी, कोशिका को देखिए जो हम लोग को डिस्कवरी है मतलब खोज है, तो कोशिका को खोज करने में एक लंबा टाइम लगा है, बहुत बड़ा एक बड़ा समय लगा है कोशिका को खोज करने में। ये नहीं कि एक साल, एक दिन, 2 दिन में कोशिका को खोज कर दिया गया, नहीं सर। कोशिका को खोज करने में एक यानी कि लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय लगा है। अच्छा, कोशिका का खोज किया है किसने, स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिकों ने जो कोशिका के खोज किए हैं। स्लाइडेन एंड नहीं, कोशिका के खोज ना, सॉरी सर, कोशिका सिद्धांत दिए स्लाइडेन स्वान, ठीक ना। कोशिका के जो खोज किए हैं, जो कोशिका के खोज के बारे में बताएं, तो सबसे पहले कोशिका को उनके बारे खोज के बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम कोशिका के खोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कोशिका के जो हम लोग का खोज किए हैं, इसको खोज करने वाले हैं रॉबर्ट हुक। कब, रॉबर्ट हुक 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, जो रॉबर्ट हुक हैं, जो हम लोग का रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने कोशिका को क्या किए थे, खोज किए थे, रॉबर्ट हुक। यानी कि रॉबर्ट हुक जो है ना, कोशिका का क्या किए थे, खोज 1665 में। देखिए इन्होंने खोज करने से पहले इन्होंने, अच्छा एक बात और, रॉबर्ट हुक जो है मृत कोशिका का खोज किए थे। किस प्रकार का कोशिका का खोज किए थे, तो मृत कोशिका का खोज किए थे। इन्होंने एक ओक होता है, एक ओक नामक का होता है, वृक्ष होता है ओक, या उसको हम लोग कोर्क बोलते हैं। तो ओक वृक्ष के छाल को, ओक वृक्ष के जो छाल होता है ना, उस छाल को सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किए, देखे। जो ओक वृक्ष के छाल होता है, ओक होता है, या उसको हम लोग कोर्क बोलते हैं, उसके छाल को क्या किए थे, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से उसको देख रहे थे। तो ओकरा में छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहा था, छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा था, जो छोटा छोटा ब्लैक होल दिखाई दे रहा था। उस ब्लैक होल को ना सेलुला बोले, क्या बोले कि सेलुला है, सेलुला है, सेलुला क्या है, सेलुला है।
फिर से सुनिए, जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज किए थे। ओक के वृक्ष के छाल से उसको सूक्ष्मदर्शी से देखे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र दिखाई दे रहा था, उसको सेलुला बोले। क्या बोले? सेलुला बोले। और उसी सेलुला के माध्यम से इन्होंने कहा कि यह हम लोग का जो प्लांट है वो हम लोग का क्या है, वो एक सेल है, कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो कोशिका का कोशिका जो होता है कोई जीव का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है, और इसके खोज करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। 1665 में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ओक नाम के वृक्ष के छाल को देखे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहा था। उस छिद्र को उन्होंने सेलुला नाम दिया, और उसी सेलुला के द्वारा हम लोग को कोशिका प्राप्त हुई। या कोशिका को उसको सामान्य नाम दिया है कि नहीं, ये कोशिका है। ठीक है। उसके बाद आगे चल के हम लोग के ना जीवित कोशिका के बारे में खोज हुआ, और जीवित कोशिका की खोज हुआ था 1674 में। क्या किया था? लीवेनहोक। क्या किया था? लीवेनहोक। लीवेनहोक ने, जो लीवेनहोक है वो जीवित कोशिका की खोज किए थे। बताइए, जीवित कोशिका की खोज के किए थे 1674 में, लीवेनहोक किए थे। जीवित कोशिका की खोज के किया था लीवेनहोक। कब किए थे? 1674 में। 1674 में। अच्छा, लीवेनहोक जो है यह जल के पादपों से जीवित कोशिका की खोज किए थे। यानी कि जलीय पादप, जो जलीय पादप होते हैं वो जो जलीय पादप के कोश यानी कि जलीय पादप को ना अवलोकन किए, और जलीय पादप को अवलोकन करने के बाद उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए थे। ये पूछ लेता है कि ये जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने किस वृक्ष से मतलब कोशिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त किए थे? तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे ओक वृक्ष, जबकि लीवेनहोक जो है जलीय पादप के मतलब कोशिका से इन्होंने जलीय पादप के बारे में अवलोकन करके कोशिका का खोज की है। फिर से सुनिए, कोशिका जो है जीवन का एक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। यह जीव का मूलभूत इकाई है। 1665 में हम लोग का मृत कोशिका का खोज हुआ, और ओक नामक वृक्ष से खोज हुआ था सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहा था, एक ब्लॉक दिखाई दे रहा था, उस ब्लॉक को सेलुला बोला गया। ठीक ना। और रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का क्या कहते हैं? पिता भी बोलते हैं, फादर ऑफ मतलब क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक सर को ही क्या बोलते हैं? हुक सर को ही, रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जबकि जीवित कोशिका का खोज हुआ था 1674 में, लीवेनहोक ने, एंटोनियो लीवेनहोक ने किए थे। और जलीय पादप के सहारा लेकर के इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत को देना, यानी कि सेल थ्योरी है, जो हम लोग का सेल थ्योरी है, इस सेल थ्योरी को देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, दो साइंटिस्ट हैं। एक है सलाइडेन और एक है स्वान। एक है सलाइडेन सर, एक है स्वान। अच्छा, कब दिए थे? तो ये 1800, ठीक ना, 1838 ले 1839 में, 1838 ले 1839 में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किए। ठीक ना। सलाइडेन एंड स्वान ने, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक। यह जो थे आपका जर्मन वैज्ञानिक थे, और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। सलाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत को क्या किए थे? प्रस्तुत किए थे। तो पहले आपसे ये बोलेंगे कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किए थे? तो सलाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को क्या दिया था? सलाइडेन एंड स्वान, दो वैज्ञानिकों ने, 1838 से 1839 में। कोशिका सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट बातें समझते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत का जो कुल 3 यहाँ पे कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु का बात करते हैं। देखिए, कुछ वैसे जीवधारी होते हैं जिनके पास केवल ना एक ही कोशिका होती है, केवल एक कोशिका होता है। और जिनके पास एक कोशिका होता है उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। इंग्लिश वाले भी इस बात को सुन सकते हैं, एकदम आराम से सुनिए। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक के सलाइडेन स्वान 1838 ले 1839। और सलाइडेन स्वान ने भी, इन्होंने जीव के बारे में बताया कि जीव जो है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है, जीवों का अवलोकन किए। और सलाइडेन स्वान का क्या नाम था कि जिस जीव के पास केवल एक सेल होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेल्युलर बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। जिस जीव के पास केवल एक सेल होगा, एक कोशिका होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव बोलेंगे।
और जिस जीव के पास में एक से अधिक कोशिका होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि एक से अधिक सेल होगा, उसे हम लोग बोल देंगे मल्टी सेलुलर लिविंग, बहुकोशिकीय जीव। सुनिए फिर से मेरी बात, कल पूछेंगे आप लोग से, जिस जीव के पास एक सेल है उसे क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। और जिस जीव के पास एक से अधिक कोशिका है उसे क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर लिविंग, ठीक ना, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? स्लाइडेन एंड स्वान। कब? 1838 से 1839। देखिए प्रत्येक कोशिका में यहाँ पे एक बात सुनिए, जो हम लोग का सेल है, प्रत्येक कोशिका में ना हम लोग का क्रिया होता है, एक रासायनिक क्रिया है। जैसे हम लोग का सेल है, जैसे ह्यूमन सेल है, तो हम लोग के ह्यूमन सेल में रासायनिक क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोग के सेल का रंग परिवर्तन हो सकता है, काला गोरा, मतलब जैसे भी है। तो हम लोग अपने सेल के अंदर ना रासायनिक क्रिया होता है, हम लोग के सेल के अंदर क्या होता है? रासायनिक क्रिया होता है। तो जो सेल है हम लोग का, सेल के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है, हम लोग के जो कोशिका है, चाहे पेड़ पौधा के कोशिका है, उनके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, यानी कि बायो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बायो रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दुनिया के कोई भी सेल हो उनके अंदर क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया, चाहे ह्यूमन का सेल हो, यानी कि एनिमल सेल हो, या आपका स्तनधारी का सेल हो, या प्लांट सेल हो, उनके अंदर क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आपको समझाते हैं कोशिका सिद्धांत में। देखिए एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि कोशिका सिद्धांत को तो देने वाले दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान दिए थे 1838-39 में, लेकिन कोशिका सिद्धांत को किसने पूरा किया? क्या मतलब कोशिका सिद्धांत 2 सालों में समाप्त हो गया था? 2 सालों में पूरा हो गया था? 1838 के सेशन में समाप्त हो गया था? तो नहीं, कोशिका सिद्धांत को मतलब संपन्न करने में एक लॉन्ग टाइम लगा है, कम से कम 15 से 20 साल, यानी कि 1830 से काम चल रहा था, 1800 आपका 50 से 60 के करीब तक की बातें चल रही थी, जबकि स्लाइडेन स्वान जो है अपना अवधारणा दिए थे 1838 से 1839 में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत को जो पूर्ण करने वाला वैज्ञानिक है, कोशिका सिद्धांत को पूर्ण करने वाला वैज्ञानिक है रुडोल्फ, नाम सुने होंगे आप लोग, रुडोल्फ बिरचो। हाँ, रुडोल्फ कौन है? बिरचो। रुडोल्फ जो है बिरचो, रुडोल्फ बिरचो जो है कोशिका सिद्धांत को पूर्ण किए थे 1855 में। कब किए थे? 1855 में। तो कोशिका सिद्धांत को जो पूर्ण करने वाले वैज्ञानिक है रुडोल्फ बिरचो हैं। कब? 1855। कोशिका सिद्धांत के दिए थे स्लाइडेन स्वान 1838 ले 1839, जबकि कोशिका सिद्धांत को पूरा किया था रुडोल्फ बिरचो 1855। रुडोल्फ बिरचो 1855। जिस जीव के पास एक कोशिका होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। जिसके पास एक कोशिका, एक कोशिकीय जीव। जिसके पास 2 कोशिका, 2 से अधिक होगा, उसे मल्टी सेलुलर लिविंग बहुकोशिकीय जीव के नाम से जानेंगे। कोशिका सिद्धांत को पूरा करने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ बिरचो, ठीक ना। नेक्स्ट बातें आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे बात करते हैं यहाँ पे कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मदर ले लेते हैं, ये आपका मदर है, मदर सेल है, ठीक ना। यह मदर सेल के पास केंद्रक है, जैसे माँ है, माँ का केंद्रक हो गया। जब इस मदर सेल के जो केंद्रक को, जब यहाँ पे इसको ना विभाजन करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से विभाजन करते हैं, यहाँ पे बीच में एक केंद्रक हम लोग का, जब इसका विभाजन हो जाएगा, इस तरह से विभाजन होगा, तो यहाँ पे एगो केंद्रक किधर बनेगा, एगो केंद्रक किधर बनेगा, यानी कि मदर के द्वारा जो उनका डाउटर बन रहे हैं, यानी कि मदर के द्वारा जो डाउटर के निर्माण हो रहा है, डाउटर बन रही है, तो यानी कि मदर सेल के द्वारा ही डाउटर सेल का निर्माण हो रहा है, यानी कि केंद्रक का क्या हो रहा है? विभाजन। केंद्रक का क्या हो रहा है? विभाजन, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं कि ये हमारा पहले के कोशिका है जो मदर सेल है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका। तो जब पूर्ववर्ती कोशिका का विभाजन होता है तो एक नए कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें केंद्रक का क्या होता है? विभाजन हो जाता है। केंद्रक का क्या होता है? विभाजन होता है। और जब केंद्रक का विभाजन होगा तो जिससे विभाजन होकर बनेगा नया केंद्रक बनेगा, तो पुराने वाले को हम लोग बोलेंगे मदर सेल बोलेंगे, और नए वाले को बोलेंगे डाउटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउटर सेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोशिका के खोज के बारे में अभी बता रहे थे। कोशिका के खोज में, कोशिका के खोज के किए थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने कोशिका के खोज किए थे। और इन्होंने खोज के लिए कौन से वृक्ष के पौधे लिए थे?
तो ओक वृक्ष के छाल लिए थे, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखे तो उसके जो टुकड़े में छोटे छोटे क्या दिखे, होल दिखाई दे रहा था, ब्लॉक दिखाई दे रहा था, उस ब्लैक को क्या बोले, सेलुला बोले। क्या बोले कि यह सेलुला है। क्या है, सेलुला है, सेलुला है। उसी को कोशिका नाम दिए। क्या दिए, कोशिका नाम दिए। यानी कि फादर ऑफ कोशिका, यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। अभी पीछे बता रहे थे आप लोगों को। और थोड़ा सा एक बात और बता देते हैं, रॉबर्ट हुक के कभी कभी पुस्तक का नाम पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के खोज किए थे, मृत कोशिका, यानी कि एक डेथ सेल का खोज किए थे, एक डेथ सेल का, मृत कोशिका का खोज किए थे। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, इनकी पुस्तक जो थी माइक्रोग्राफिया। इनकी जो पुस्तक जो है, रॉबर्ट हुक के जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, 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 इनकी जो पुस्तक है माइक्रोग्राफिया है। रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, माइक्रोग्राफिया है। रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है वो है माइक्रोग्राफिया पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक है। याद रखिएगा, कल ही पूछेंगे आप लोग से कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम बताइए, तो कौन सी पुस्तक है, माइक्रोग्राफिया। मृत कोशिका के खोज के किए थे रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका के लीवेनहॉक, जीवित कोशिका के लीवेनहॉक, कब, 1674 में। और जीवित कोशिका के खोज के लिए लीवेनहॉक ने, अच्छा बताइए यहाँ पे, जीवित कोशिका के खोज के लिए लीवेनहॉक ने कौन से पौधे लिए थे, जलीय पौधे। कैसा लिए थे, जलीय पौधे। जबकि रॉबर्ट हुक ने लिए थे ओक वृक्ष के छाल, ओक वृक्ष के छाल। जबकि लीवेनहॉक, एंटोनी लीवेनहॉक जो 1674 में जीवित सेल का खोज किए थे, वो जलीय पादप के द्वारा अवलोकन करके किए थे। ठीक है, आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, कोशिका से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु, कोशिका से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। जैसे पूछेगा कि कोशिका में, ठीक ना, कोशिका में सबसे अगर लंबी कोशिका की बात करें तो वो हम लोग का न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन। कोशिका में सबसे हम लोग लंबी कोशिका की बात करें तो कौन सा कोशिका है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन यानी कि मानव में न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है मानव में सबसे क्या है, लंबी कोशिका है। जबकि यहाँ पे न्यूरॉन जो लंबी कोशिका है मानव में, तो हम लोग का सबसे मानव के अंदर छोटी कोशिका क्या होती है, यानी कि स्पर्म, जो मेल स्पर्म होता है, जो मेल स्पर्म होता है, ये सबसे क्या होती है, छोटी कोशिका होती है। मेल के अंदर जो, यानी कि पुरुष के अंदर जो छोटा कोशिका होता है एक स्पर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मानवों के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो मेल स्पर्म। पुरुष का जो स्पर्म होता है वो सबसे क्या होता है, छोटी कोशिका होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कोशिका संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु में एक बातें और आपको बताते हैं कि सबसे, अगर यहाँ पे पूछें कि फीमेल के अंतर्गत सबसे बताइए छोटी कोशिका, फीमेल, फीमेल में सबसे हम लोग का छोटी कोशिका, तो फीमेल में आरबीसी जो होता है, फीमेल के अंदर आरबीसी सबसे छोटी कोशिका है। और फीमेल, ठीक ना, एक महिला में, एक महिला के अंदर आरबीसी जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। फीमेल में आरबीसी जो होती है सबसे क्या होती है, छोटी कोशिका होती है। और फीमेल के अंतर्गत सबसे बड़ी कोशिका का बात करें तो उनका क्या होगा, ओवरी, यानी कि अंडाशय। ओवरी, ओवरी जो हम लोग का है सबसे बड़ी कोशिका है। यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ओवरी है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवरी, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। अब पुरुष में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, पुरुष में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। अब पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका, पुरुष में सबसे छोटी, अब मानव में सबसे छोटी स्पर्म। क्या है, स्पर्म। यानी कि मानव के अंतर्गत या पुरुष के अंतर्गत सबसे छोटी कोशिका जो होगा स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवरी, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवरी। महिला में सबसे बड़ी कोशिका ओवरी, क्या होगा, ओवरी। यहाँ पे फीमेल की सबसे छोटी कोशिका, फीमेल में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, क्या होगा, आरबीसी। ओवरी जो होता है सबसे क्या होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका है। ओवरी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका जो फीमेल के अंदर है। क्या है, फीमेल के अंदर। नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में जो शुतुरमुर्ग का अंडा है हम लोग का, ठीक ना, यानी कि शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के जो एग है हम लोग का, एग है, शुतुरमुर्ग का एग है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका प्राणियों में, यानी कि कोई प्राणी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। और प्राणी के अंतर्गत कोई छोटी कोशिका की बात करें तो वह है माइकोप्लाज्मा। कुछ है माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा जो है प्राणी के अंदर सबसे क्या है, छोटी कोशिका। प्राणी के अंदर छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। प्राणी के अंदर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। प्राणी के अंदर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। प्राणी में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। आप बताइए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवरी, अंडाशय। पुरुष के अंतर्गत सबसे बड़ी न्यूरॉन। महिला में सबसे बड़ी वह अंडाशय। महिला में सबसे छोटी आरबीसी। पुरुष में सबसे छोटी स्पर्म, चाहे मानव में सबसे छोटी स्पर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये हम लोग का ना जीवाणुओं में, ठीक ना, जीवाणुओं में पाया जाता है। नील यानी कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, आपका नीलहरी शैवाल हो गया, इनमें देखने के लिए मिलता है। एक सेकेंड, प्रोकैरियोटिक सेल देखिए समझा रहे थे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये हम लोग का कह सकते हैं कि जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि केंद्रक विहीन होते हैं। इस प्रकार के सेल में केंद्रक देखने को लिए नहीं मिलते हैं। जो केंद्रक है हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हम लोग को जीवाणुओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। जीवाणु में माइकोप्लाज्मा, शैवाल के अंतर्गत। या तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इस प्रकार की कोशिका जो है अल्प विकसित होता है, यानी कि कम मात्रा में क्या होता है, विकसित होते हैं। अल्प मात्रा में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है अल्प विकसित होती है। क्या होती है, अल्प विकसित। और इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ना केंद्रक पाए जाते हैं, ना ही इसमें केंद्रिका पाए जाते हैं, ठीक ना। केंद्रक केंद्रिका इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ना केंद्रक पाए जाते हैं, ना केंद्रिका पाए जाते हैं। ये अल्प विकसित होते हैं। और हम लोग को जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया है आपका, यानी कि नीलहरी शैवाल है, बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलेगा। पूछेगा कि नीलहरी शैवाल, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा में किस प्रकार का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, अल्प विकसित होते हैं। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि जिसमें केंद्रक होता है, यानी कि जिसमें केंद्रक होता उपस्थित रहता है, केंद्रक उपस्थित रहता है, प्लस में अधिक मात्रा में विकसित कोशिका होती है। अधिक मात्रा में क्या होती है, विकसित कोशिका होती है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो है हम लोग का इसके अंतर्गत जो है केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक होती है। और इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं सब रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम सब पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत वास्तविक केंद्रक रहेगा। केंद्रक का विभाजन भी पॉसिबल है। जब केंद्रक है तो केंद्रक के विभाजन होगा, एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। यूकैरियोटिक सेल जो होता है विकसित कोशिका होता है। ये स्तनधारियों में, आपका सरीसृपों में सबके अंदर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जीवाणु में, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल में कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोशिका के प्रकार और संरचना, ठीक ना। कोशिका के प्रकार और संरचना का बात करते हैं। देखिए कोशिका के प्रकार संरचना में देखिए तो एक हम लोग का हो जाएगा एनिमल सेल, और एक हो जाएगा हम लोग का प्लांट सेल। क्या होगा, प्लांट सेल, यानी कि एक जंतु सेल हो जाएगा, एक हम लोग का पादप कोशिका हो जाएगा। तो कोशिका के प्रकार और संरचना यानी कि हम लोग के प्रकार में देखें तो एक हम लोग का होगा एनिमल सेल। क्या होगा, एनिमल सेल। एक हो जाएगा हम लोग का पादप कोशिका। दोनों के कोशिका में ना अलग अलग बातें हैं। हम लोग के एनिमल सेल है उनमें केवल एक ही लेयर होता है, वो हम लोग का कोशिका झिल्ली होती है। क्या वाला, सेल मीबल होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन मीबल होती है। जबकि हम लोग का प्लांट होता है इसमें 2 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 2 लेयर। इसमें होता है 2 लेयर होता है। एक पहले लेयर जो होगा हम लोग का सेल वाल होगा। क्या होगा, सेल वाल होगा। तब उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे हम लोग का सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होगी। क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, ठीक ना। तो कोशिका हम लोग के प्रकार देखे तो 2 प्रकार के, एक एनिमल सेल, एक हम लोग का हो जाएगा प्लांट सेल। एक एनिमल सेल, एक होगा प्लांट सेल। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि एगो पूछेगा इसमें लाइसोसोम के बारे में, ठीक है ना। लाइसोसोम के बारे में पूछेगा तो लाइसोसोम जो हम लोग का ना, हम लोग का लाइसोसोम जो आत्महत्या के थैली है, ये एनिमल के अंतर्गत होता है। प्लांट में ना बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। कोशिका भीति केवल प्लांट में पाया जाता है। और प्लांट में 2 प्रकार का हम लोग का लेयर है, एक सेल वाल होता है, एक प्लांट के अंतर्गत हम लोग का कोशिका झिल्ली होती है। जबकि हम लोग के एनिमल में केवल हम लोग का सेल वाल ही होता है। क्या होता है, सेल वाल होता है, ठीक ना। और कोशिका भीति केवल प्लांट में होती है। किसमें होता है, कोशिका भीति केवल प्लांट में पाया जाता है। कोशिका भीति जो होती है केवल प्लांट में होती है, ठीक है। लवक का बात करें, एक सेकेंड,
देखिए लवक का बात करें प्लास्टिड, ठीक ना, लवक का बात करें प्लास्टिड, तब प्लास्टिड किस में होगा बताइए? लवक हम लोग को केवल प्लांट में पाया जाएगा। देखिए लवक जो होगा जो लवक होगा हम लोग के लवक, तो लवक जो होता है हम लोग के ना केवल हम लोग के प्लांट में पाया जाता है। लवक बताइए एनिमल में पाया जाएगा लवक? प्लास्टिड पाया जाएगा लवक? नहीं पाया जाता है। तो लवक जो होते हैं हम लोगों को प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट में। माइट्रोकॉन्ड्रिया हम लोग के ना भाई साहब ये हम लोग के एनिमल में ही पाया जाएगा, प्लांट में कम मात्रा में रहता है, लेकिन एनिमल में जंतु में ज़्यादा रहता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक और बात करते हैं यहाँ पे। देखिए एनिमल और प्लांट, एनिमल में जो भोजन का संचय होता है, एनिमल में भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। एनिमल में जो भोजन का संचय होता है, इसमें जो हम लोग का फूड है, भोजन का संचय हो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। और जो प्लांट होता है भोजन का संचय होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है? स्टार्च। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो इसमें जो भोजन का संचय जो होता है स्टार्च के रूप में, किस में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। क्या होता है? स्टार्च। प्लांट में भोजन का संचय स्टार्च, एनिमल में भोजन का संचय ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कोशिका भित्ति सेल वॉल। बताइए सेल वॉल किस में पाया जाता है? ये हम लोग को प्लांट में पाया जाता है। और जीवित होता है कि मृत होता है? तो मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। तो जो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है हम लोग का, सेल वॉल जो होता है, यह सेल वॉल जो होता है हम लोग का प्लांट में पाया जाता है। उसका प्रथम लेयर होता है प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी लेयर। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है और यह पादपों में पाई जाती है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति के बारे में कि यह प्लांट का प्राथमिक लेयर होता है, पौधा का क्या होता है? प्राथमिक लेयर होता है। क्या होता है? प्राथमिक लेयर होता है। अच्छा, कोशिका भित्ति में कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे मान के चलिए हम आम ले लेते हैं, आम के पौधा देखे होंगे आप लोग, नीम के पौधा देखे होंगे आप लोग, महुआ का पौधा देखे होंगे आप लोग, महुआ देखे हैं ना, महुआ का पौधा। आम हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया। धान तो देखबे किए होंगे। कौन कौन धान के पौधा नहीं देखा है भाई साहब? कौन कौन धान के पौधा, यानी कि गेहूं के पौधा देखे होंगे आप लोग, गेहूं के पौधा देखे होंगे। यानी कि आम, नीम, महुआ, धान, गेहूं, इन सब का कोशिका भित्ति न किसका बना होता है? सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज। गेहूं के जो ऊपरी वाला परत होता है ना वो सेलुलोजे होता है। जो गेहूं के हम लोग जो चाल देते हैं, जो आटा बनता है गेहूं से, उसको चाल लेते हैं, गेहूं का जो ऊपरी लेयर है वो सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। यानी कि धान के जो हम लोग का पौधा हो वो सेलुलोज का बना होता है। आम, नीम, महुआ, ये सब बाहरी लेयर सेलुलोज होती है। इनमें जो होता है सेल वॉल, आपसे ऐसे पूछेगा कि आम के पौधा, नीम के पौधा, महुआ के पौधा, धान है, गेहूं के जो पौधा होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, किसका बना होता है? तो सेलुलोज के बना होता है। आप लोग को याद हुआ? आम के पौधा का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का, ठीक ना। आम के, ठीक ना, आम हो जाएगा आपका, ठीक ना, आम हो जाएगा आपका, नीम हो जाएगा आपका धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। इनका सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का। नेक्स्ट बात आपको बताते हैं, इसमें सवाल का पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है कि सवाल का सेल वॉल किसका बना होता है। एक सेकंड। जो सवाल है, तो सवाल का जो सेल वॉल है सेलुलोज का ही बना होता है। सेलुलोज, सवाल का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का ही बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। तो सवाल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज। सवाल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। सवाल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। उसके बाद देखते हैं कवक का पूछता है कि बताइए कवक जो है, कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? एक काइटिन का, बहुत भी यही है काइटिन। कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। पूछेंगे आप लोग से कि कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन। सवाल का किसका बना होता है? सेलुलोज। सवाल का भी सेलुलोज, आम, महुआ, नीम, आपका गेहूं, धान, इस सब का सेलुलोज, जबकि कवक का किसका होता है? काइटिन। एक और बात है, बैक्टीरिया का, जीवाणु का पूछेगा तो कि जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनका बाहरी लेयर बताइए उनका बाहरी लेयर जो सेल वॉल है किसका बना होता है?
तो उनके बाहरी लेयर जो होता है, जीवाणु का जो बाहरी लेयर होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकोन, 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 ठीक है ना, पेप्टाइडोग्लाइकोन। इसे न्यूमरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरिक अम्ल। पेप्टाइडोग्लाइकोन को न्यूमरिक अम्ल कहते हैं। तो जीवाणु का जो बाहरी लेयर होता है, सेल वाल होता है, वो पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकोन का बना होता है। ठीक है। वर्क ऑफ सेल वाल, यानी कि सेल वाल, यहाँ पे कोशिका भित्ति का काम है। वर्क ऑफ सेल वाल आज आप लोग को बता रहे थे, वर्क ऑफ सेल या सेल वाल के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। आज के क्लास में ही बताए थे आप लोग को ऑफलाइन बैच में। जैसे यहाँ पे आप लोग के सामने एगो जैसे हम सेल रख दिए, एगो ही सेल है आपके पास, एगो यहाँ दूसरा प्रकार का सेल है, ठीक है ना। ये दो गो सेलों को, यानी कि दो गो सेल है, ठीक है। और यहाँ पे दो सेल हैं, बीच में ना यहाँ पे क्या होगा, दोनों को जोड़ने वाला कारक होगा, इस सेल वाल को इस सेल वाल को, मानी कि यहाँ पे सेल वाल है चाहे कोशिका झिल्ली है, दोनों को जोड़ने वाला एक यहाँ पे सीमेंटिंग एजेंट होगा। क्या होगा? सीमेंटिंग एजेंट, जो दोनों सेल वालों को आपस में क्या करेगा? ऐड करेगा, इसको आपस में सटा के रखेगा, चिपका के रखेगा। एक सीमेंटिंग एजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? पेक्टिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टिन, पेक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेक्टिन कहते हैं। तो जो हम लोग सेल वाल का वर्क होता है कि हम लोग का जो प्रथम सेल, जो यानी कि लास्ट वाला सेल होगा, यानी कि कोशिका भित्ति होगा, उसे कोशिका झिल्ली से ना चिपका के रखेगा। उसके चिपकाने में ना यहाँ पेक्टिन सहायक होता है, पेक्टिन सहायक होता है। और इसमें रहता क्या है? तो इसमें रहता है कैल्शियम, रहता है मैग्नीशियम, रहता है क्या रहता है? कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम मैग्नीशियम। यानी कि कोशिका भित्ति की, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होती है, इसकी जो बाहरी परत, ठीक ना, जो बाहरी वाला परत होती है, ठीक ना, तो मिडिल लेमला कहलाती है। जो हम लोग का सेल वाल होता है, जो सेल वाल हो, तो इसके जो बाहर वाला लेयर होगा ना, जैसे सेल है या कोशिका भित्ति है, तो इसका जो बाहर का लेयर होगा वो क्या कहलाता है? मिडिल लेमला, मिडिल लेमना, मिडिल लेमला कहलाता है, लेमना नहीं, लेमला, मिडिल लेमला कहलाता है। सेल वाल के जो बाहरी लेयर होता है मिडिल लेमला कहलाता है। सेल वाल का बाहरी लेयर क्या कहलाता है? मिडिल लेमला कहलाता है। सेल वाल के बाहरी लेयर मिडिल लेमला कहलाता है। दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है सीमेंटिंग एजेंट पेक्टिन। क्या करता है? पेक्टिन। पेक्टिन के कारण ही फल के जो बाहरी ढांचा होता है कठोर, जैसे केला के बाहरी ढांचा क्या होता है? कठोर। जैसे बताए नारियल के बाहरी ढांचा कठोर, पेक्टिन के कारण फल का बाहरी ढांचा कठोर होता है। पेक्टिन के कारण ना फलों में मिठास का गुण होती है। जो फल होता है हम लोग का, जो फल है उसमें मिठास होने के कारण होता है पेक्टिन। क्या होता है? पेक्टिन। पेक्टिन एक सीमेंटिंग एजेंट है जो कोशिका को चिपका के रखता है। और पेक्टिन के कारण फलों में क्या होता है? मिठास का गुण होता है। पेक्टिन के कारण ही जो पत्ते जो है पीला होकर के सूख करके झड़ जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में पेक्टिन होगा, वो पीला हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर क्या होगा? झड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बातें देखते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला बात यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको समझाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज के किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करने वाला व्यक्ति जो है, आज के क्लास में चला था ऑफलाइन बैच में, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करने वाला व्यक्ति है अल्टमैन। कौन है? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज के किए हैं अल्टमैन, जबकि इसके नामकरण के किया था सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण के किए हैं सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज किए हैं अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया के जो नामकरण किए हैं सी बेंडा के किए हैं सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली में होती है। कैसे झिल्ली में होती है? दोहरी। ये हम लोग का दोहरी झिल्ली में रहती है। हम लोग का दोहरी झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली में रहती है। पहला बात कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है दोहरी झिल्ली में होती है। क्या होती है? दोहरी झिल्ली में होती है। इसे पावर ऑफ क्या कहते हैं? पावर ऑफ हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा का घर, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ना, जैसे हम लोग कोई जैसे व्यक्ति यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे कोई हम व्यक्ति बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई एक प्राणी है भाई साहब, ये कोई प्राणी है, चलिए एक कोई प्राणी है, और इन प्राणी के पास जब में भोजन करेंगे,
भोजन करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ना यहाँ से ऑक्सीजन देगा, क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। और यह भोजन ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और टूट करके क्या देगा, ग्लूकोज देगा, हम लोग का ग्लूकोज देगा। माइटोकॉन्ड्रिया, जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हम लोग को ग्लूकोज से क्या मिलेगी, एटीपी प्राप्त होगी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्राप्त होगा और यहीं से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, क्या मिलेगा, ऊर्जा। और इसे हम लोग ऊर्जा, एटीपी को ना ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, क्वाइन ऑफ यानी कि एनर्जी बोलते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं, ऊर्जा का मात्रक बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली में होती है, इसे पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी का उत्सर्जन करता है, जहां से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी प्रदान करता है, जहां से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके खोज करने वाले व्यक्ति है अल्टमैन, नामकरण किए थे सी बेंडा। खोज करने वाले व्यक्ति है अल्टमैन, नामकरण किए थे इसका सी बेंडा। क्या किया था, सी बेंडा, सी बेंडा ने इसका क्या किए थे, नामकरण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे हम लोग और सारी बातें समझते हैं। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी परत होती है बहुत ही सरल और साफ होता है। इसका बाहरी परत जो होता है ना, यहाँ पे जैसे इस तरह से बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका पावर हाउस है, यह क्या है, पावर हाउस है, क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है। तो जो है बाहर वाला लेयर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये साफ होता है, क्या होता है, साफ रहता है, एकदम चिकना रहता है। लेकिन जो है अंदर वाला लेयर है अंगुलीनुमा संरचना में होता है, क्या होता है, अंगुलीनुमा संरचना में। जो अंदर का लेयर इस तरह से अंगुलीनुमा संरचना में, लेकिन बाहर के जो लेयर होता है एकदम साफ चिकना रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर का बात करें तो बाहरी लेयर इसका साफ रहेगा, चिकना रहता है, लेकिन इसके आंतरिक लेयर जो होता है इस तरह से अंगुलीनुमा संरचना में रहती है, कहा था अंगुलीनुमा संरचना में रहती है, अंगुलीनुमा संरचना में रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का एक बात और है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें आपका स्वयं का क्या होता है, डीएनए, अपन खुद का इसका डीएनए होता है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का अपना क्या होता है, डीएनए होता है, यानी कि खुद का, यानी कि सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, खुद का अपना स्वायत्त अंग होता है, डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो पूरी आंतरिक संरचना होती है, जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा संरचना होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे हम संरचना हम लोग देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के इस तरह से हम लोग संरचना देखे थे, इस तरह से संरचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा एक बात और है, थोड़ा सा बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग के शरीर के अंदर, जैसे आप लोग भी हैं, जैसे आप लोग का शरीर है, हम लोग का अपना शरीर है, हर कोई का अपना अपना शरीर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भाई साहब पिता का ना कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ना माँ की तरफ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मदर सेल से मिलता है, तो इसमें पिता का कोई रोल नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पिता का कोई रोल नहीं, यानी कि फादर का कोई रोल नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से प्राप्त होता है, मदर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मदर से प्राप्त होता है। और इसे बायोब्लास्ट भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, बायोब्लास्ट भी कहा जाता है, इसे बायोब्लास्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन, इसके बारे में समझाते हैं एक लाइन, बहुत जरूरी टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठन, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, बहुत बार पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की मात्रा होती है 60 से 65%। कितना होता है, 60 से 65%। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 60 से 65%, 60 से 65%। ठीक है, याद हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में रासायनिक संगठन में प्रोटीन होता है 60 से 65 होता है। वासा कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वासा जो होता है 25 से 30%, 25 से 30%। प्रोटीन होता है 60 से 65, वासा होता है 25 से 30। माइटोकॉन्ड्रिया में वासा होता है 25 से 30। नेक्स्ट बात हम लोग समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए और डीएनए की मात्रा, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए एंड डीएनए, आरएनए और डीएनए की जो मात्रा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में
5 से 10% होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए डीएनए की मात्रा कितनी होती है? 5 से 10%। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए डीएनए की मात्रा होती है 5 से 10%। क्या होता है? 5 से 10%। और इसमें खनिज जो होता है लगभग में 1 से 2%। 1 से 2% माइटोकॉन्ड्रिया में खनिज होता है, मिनरल होता है। खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गया, आयरन्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में 1 से 2% क्या होता है? खनिज होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ऑक्सीजन ही माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करता है? ग्लूकोज को जाके तोड़ता है, तो हम लोग को एटीपी मिलती है। क्या मिलती है? एटीपी प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आ गया लवक, प्लास्टिड। क्या आ गया? प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड, लवक। लवक केवल बताइए पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में। ये लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। यह भोजन को क्या करता है? निर्माण करेगा, भोजन को भंडारण करेगा और फल सब्जियों को रंग प्रदान करता है। यानी कि फल को रंग प्रदान करेगा, सब्जी को क्या करेगा? रंग प्रदान करता है। यानी कि लवक जो होता है ये पादपों में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। भोजन को क्या करेगा? भंडारण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, फलों को रंग प्रदान करेगा, सब्जी को रंग प्रदान करेगा। अच्छा, लवक के बारे में सबसे पहले क्या बताया था? लवक के बारे में सबसे पहले बताए थे विलियम स्कीम्पर। विलियम स्कीम्पर, विलियम अस्किम अस्किम विलियम स्कीम्पर, विलियम स्कीम्पर। विलियम स्कीम्पर ने लवक के बारे में सबसे पहले बताए थे। लवक के बारे में सबसे पहले किसने बताए थे? विलियम स्कीम्पर के बताए थे। विलियम स्कीम्पर। किस में पाया जाता है? तो केवल पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? केवल पादप में। अच्छा, लवक का टाइप कितना होता है? 3 टाइप है। क्या है? 3 टाइप है। लवक पहला बात की केवल पादप में पाया जाता है और यह भोजन को संग्रहण और फल सब्जियों को रंग प्रदान करने का काम करता है। लवक के बारे में बताने वाले पहला वैज्ञानिक है विलियम स्कीम्पर। विलियम स्कीम्पर। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है? देखिए हरित लवक, यह जो पेड़ पौधा जो है हम लोग का, जो पेड़ पौधा है, जो हम लोग का पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधे के हरे भाग में होता है। हरित लवक है तो पेड़ पौधा के हरे भाग में होगा। ज़्यादातर पत्तियों में रहता है। जो पत्ती होता है, जो लीफ होता है, हम लोग का लीफ होता है, पत्ती होता है, तो हरित लवक जो होता है ज़्यादातर कहाँ होता है? पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्ती के अंदर होती है। हरित लवक ज़्यादातर कहाँ होती है? पत्तियों के अंतर्गत होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में पाई जाती है। और इसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। हरित लवक में ही क्लोरोफिल होगा और उसके अंदर कौन से धातु होता है? मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु। हरित लवक जो होता है पेड़ पौधों के हरे भाग में यानी कि पत्तियों में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल प्लस में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक जो होता है हम लोग के पेड़ पौधों के हरे भाग, जो पत्ती हो गया, पत्ती के अंतर्गत पाई जाती है, पत्तियों में। और पत्ती में तो पाई जाती है हरित लवक, प्लस में पत्ती में पाई जाती है हरित लवक। इसमें होती है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होती है। और इसमें होता है मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। एक बात और आप लोगों को, हरित लवक में भी स्वयं का डीएनए होता है। हरित लवक में भी स्वयं का अपन डीएनए होता है। ये भी अपन स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं के एक राइबोसोम होती है। हरित लवक का भी स्वयं का क्या होता है? डीएनए तो होता है, प्लस में राइबोसोम भी स्वयं का होता है। एक स्वयं का क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हरित लवक में स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का क्या होता है? प्रोटीन होती है। स्वयं का क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। यहाँ पे हरित लवक में एक और बात बताते हैं। जो हरित लवक में जो क्लोरोफिल पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है हम लोग को, क्लोरोफिल होती है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। हम लोग के प्रकाश संश्लेषण 2 तरह से होता है। एक डे में होता है, डे टाइम होता है, एक नाइट टाइम होता है। डे टाइम में जो हम लोग के प्रकाश संश्लेषण जो दिन में होती है वो होता है ग्रेना के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेना। और जो नाइट में प्रकाश संश्लेषण होती है वो हम लोग का होता है एस्ट्रोमा। किसमें होता है? एस्ट्रोमा के द्वारा। एस्ट्रोमा यानी कि जो डे रिएक्शन यानी कि दिन का रिएक्शन जो होगा ग्रेना, नाइट रिएक्शन जो होगा एस्ट्रोमा। यानी कि हम लोग के जो पत्ती होती है, जो लीफ होता है, वो लीफ के अंतर्गत हम लोग को क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसमें 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक दिन के समय, एक होता है हम लोग के रात के समय। क्या होता है? नाइट के समय। नाइट यानी कि डे के समय, नाइट के समय। डे के समय सहायक कौन होता है? ग्रेना। डे के समय सहायक कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है ग्रेना। नाइट के समय सहायक कौन होता है? तो एस्ट्रोमा। नाइट के समय सहायक होता है एस्ट्रोमा। नाइट के समय सहायक होता है एस्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट बातें हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का है
वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट है। क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग आप लोग को समझाते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो देखिए, वर्णी लवक जो है हम लोग का है, यह पौधों में रंग प्रदान करता है। पौधों में जो प्लांट्स है उसमें रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। पौधों में रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। फूल पत्तियों में रंग प्रदान करने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। याद रखिए, हम लोग रात के फूल जो होता है ना सफ़ेद क्या होता है? रात के फूल सफ़ेद है और दिन के फूल रंग बिरंगे। रात के फूल ज़्यादा हम लोग को आकर्षित होती है। क्या होती है? ज़्यादा आकर्षित। रात के फूल सफ़ेद होता है कि दिन के फूल सफ़ेद होता है? आप लोग बताइएगा, ठीक ना। आप लोग हमको बताइए कि रात के फूल सफ़ेद होता है कि दिन के फूल सफ़ेद होता है, ये आप लोग को बताना है। लेकिन पौधों में रंग प्रदान करने के काम, पौधों में रंग प्रदान करने के काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, कौन कौन सा रंग प्रदान करता है? ये हम लोग को रेड कलर, येलो कलर, प्लस में नारंगी कलर, ऑरेंज कलर प्रदान करता है। जो क्रोमोप्लास्ट है पौधों में कैसा? रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर रंग प्रदान करने के काम करता है, ठीक है ना। रंग प्रदान करने के काम करता है। फल और सब्जियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फल हो गया, सब्जी हो गया, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी काम करता है वर्णी लवक ही करता है। वर्णी लवक करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट है। यह जो होता है ना रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। ये जो होता है रंगहीन, कलरलेस होता है। तो कलरलेस प्लस में, लेकिन यह सफ़ेद होता है। कलरलेस तो होता ही है लेकिन ये सफ़ेद कलर में आता है। किस में आता है? सफ़ेद कलर में होता है। मुख्य रूप से इसका काम जो है भोजन को संग्रह करना। जो अवर्णी लवक है ये जैसे हम लोग का फूड स्टोर करने का काम करता है। जैसे लवक, जैसे बोले थे ना कि लवक का काम है भोजन को स्टोर करना। और लवक का 3 प्रकार हो गया आपका हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक ही फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। अवर्णी लवक ही भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है। भोजन को स्टोर करता है। एक बात और है, जो अवर्णी लवक होता है ये सूर्य के प्रकाश ज़्यादा मात्रा में होगा तो खराब भी हो जाता है। सूर्य यानी कि जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगा, जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगा तो क्या होता है? खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब। जो अवर्णी लवक होता है सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? खराब हो जाता है अवर्णी लवक। जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे यहाँ पर देखिए, आप लोग देखते हैं ना, जैसे आलू का खेती होता है, जैसे उसको हम लोग मिट्टी का मतलब इस तरह से लेयर बना देते हैं, ठीक है ना। मिट्टी का जैसे मतलब ऐसे बना देते हैं, मिट्टी से ऐसे आलू को तोप दिया जाता है। कुछ कुछ आलू मिट्टी के बाहर दिखाई देता है, तो सूर्य का प्रकाश ना उस आलू के जो ऊपरी भाग पर पड़ेगा पड़ेगा तो आलू का जो भाग है ना हरा हो जाता है, ठीक ना। जो आलू मिट्टी के अंदर नहीं रहता है, जो आलू मिट्टी के बाहर ही दिखाई देता है और सनलाइट ओकरा पे पड़ता है ना, तो आलू आलू कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो वो अवर्णी लवक के कारण हो जा रहा है। अवर्णी लवक उसमें खराब हो जा रहा है भाई साहब। और वैसे ग्रीन आलू का हम लोग खाते हैं ना तो कैंसर कारक भी होता है। वैसे आलू को खाना नहीं चाहिए। हम लोग के जो मतलब हरा हरा आलू हो जाता है एकदम सूर्य के प्रकाश के कारण, जो मिट्टी के अंदर नहीं रहेगा। बाहरी नहीं देखते हैं कि कुछ आलू जो है मिट्टी से बाहर निकल जाता है। आलू की जब खेती होता है तो कुछ मतलब मिट्टी के ऊपरे आ जाता है आलू। तो वैसे आलू पर सनलाइट पड़ने के कारण वो आलू हरा हो जाता है। और किसके कारण पूछ लेता हूँ, आलू किसके कारण हरा हो जाता है? तो वो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, वो आलू को यानी कि जो आलू है पोटैटो है वो हरा होने के कारण है एमाइलो 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 प्लास्ट। एमाइलो प्लास्ट के कारण क्या होता है? हरा हो जाता है। और हम लोग का कैंसर कारक होता है। उस प्रकार के आलू क्या होता है? कैंसर कारक। एमाइलो प्लास्ट के कारण जो होता है वो आलू हरा हो जाता है। क्या होता है? एमाइलो प्लास्ट के कारण हरा हो जाता है। तो वैसे आलू को नहीं खाना चाहिए। यानी कि सूर्य के प्रकाश में हम लोग के अवर्णी लवक क्या होता है? खराब भी होता है। क्या होता है? खराब भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपद्रवी जालिका या अंतःद्रवई जालिका के नाम से इसको जानते हैं। अंतःपद्रवी जालिका या ठीक ना, अंतःपद्रवी जालिका या अंतःद्रवई जालिका के नाम से जानते हैं इसको। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हम लोग का यहाँ पे गुणसूत्र है, ठीक है ना। इस तरह से लेयर ऊपर में रहेगा, इस तरह से यहाँ लेयर रहेगा, इस तरह से लेयर रहता है। अंतःपद्रवी जालिका का यहाँ पे इस तरह से लेयर रहता है। क्या होता है? लेयर। तो अंतःपद्रवी जालिका जिसमें क्या होते हैं, इसमें हम लोग को गुणसूत्र भी रहेगा, इसमें केंद्रक भी होता है, क्रोमैटिन धागा भी रहता है इसमें अंतःपद्रवी जालिका के अंदर।
अंतःपद्रवी जालिका जो होता है, यहाँ पे आप लोग को बता दें इसके बारे में। अंतःपद्रवी जालिका में इस तरह से शेप में रहती है, इस तरह से जो होता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा शेप आकार दे के आप लोग को समझाते हैं। इस तरह से शेप में इस तरह से यहाँ जुड़ल रहेगा, फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जुड़ल रहेगा, इस तरह से जुड़ल रहता है। और यहाँ पे इसमें राइबोसोम को कण से चिपकल रहता है, यहाँ पे राइबोसोम के कण चिपकल रहेगा। अब जहाँ राइबोसोम के कण चिपकल रहता है वो होता है हम लोग को बताइए, वो उसे खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहाँ राइबोसोम के कण नहीं चिपका रहता है उसे चिकनी बोलते हैं, स्मूथ क्या बोलते हैं, स्मूथ है, स्मूथ बोलते हैं, अंतःपद्रवी जालिका बोलते हैं, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका बोलते हैं। तो चिकनी अंतःपद्रवी जालिका बोलते हैं। अंतःपद्रवी जालिका में थोड़ा सा एक और हम बात करते हैं अंतःपद्रवी जालिका में कि यह एकल कोशिकांग होता है। क्या होता है, एकल कोशिकांग। और केंद्रक, जहाँ पे जैसे मान लो यहाँ एकल कोशिकांग है, जहाँ एक केंद्रक है तो केंद्रक के चारों ओर रहेगा, यानी कि इधर भी रहेगा, या केंद्रक इधर भी रहेगा, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, तो केंद्रक के चारों ओर रहता है। अंतःपद्रवी जालिका एकल कोशिकांग में होता है और केंद्रक के चारों ओर होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को, जैसे मान लो एक कोशिका है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का भी काम करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने के काम करता है, आप परिवहन का काम करता है, इसीलिए इसको हाईवे भी बोलते हैं, राजपथ हाईवे के नाम से जानते हैं। अंतःपद्रवी जालिका जो होता है एकल कोशिकांग में होता है, केंद्रक के चारों ओर रहता है, प्लस में यह आवागमन के लिए भाई काम करता है, तो इसलिए इसे हाईवे भी बोला जाता है, कोशिका का राजपथ हाईवे। कोशिका का राजपथ हाईवे किसे कहते हैं, अंतःपद्रवी जालिका को बोलते हैं। अंतःपद्रवी जालिका में आपको समझा दे थोड़ी सी बातें कि इसमें दो सतह होता है, एगो रफ सतह होता है, रफ सतह होता है, एगो स्मूथ सतह होता है। रफ वाला में आप लोग को बताया था कि जहाँ राइबोसोम के कण चिपका हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे राइबोसोम के कण चिपका हुआ रहेगा तो रफ रहेगा, चिकना रहेगा बिल्कुल, तो उसमें प्रोटीन का लेयर रहता है। क्या रहता है, प्रोटीन का लेयर रहता है। चिकना रहेगा तो प्रोटीन का लेयर रहता है, ठीक है। और अंतःपद्रवी जालिका के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अंतःपद्रवी जालिका के बताया था सबसे पहले, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला जो है ना किथ नाम लिख लीजिए, किथ। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले किथ रोबोट जो है, किथ रोबोट पोटर जो है अंतःपद्रवी जालिका के बारे में बताए थे। किथ रोबोट पोटर जो है अंतःपद्रवी जालिका के बारे में सबसे पहले बताए थे। अब उसके बाद है गोल्जी बॉडी। क्या है हम लोग का, गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी जो है केंद्रक के ठीक बगल में, जैसे हम लोग के कोशिका है, ये हम लोग का केंद्रक हो गया, इसमें से द्रव भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। क्या है, साइटोप्लाज्म भरा है। तो केंद्रक के ठीक बगल में जो होता है हम लोग का गोल्जी बॉडी होता है। क्या होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ठीक ना। इसे हम लोग थैलेनुमा, यानी कि इस तरह से थैलेनुमा संरचना में रहता है। थैलेनुमा क्या होता है, संरचना, ऐसे थैलेनुमा संरचना में रहता है। क्या रहता है, थैलेनुमा संरचना में होता है। और यह प्रोटीन पैकिंग, या प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पैक करता है, प्रोटीन को पैक करेगा और मनचाहा बदलाव करने, ये अपने अनुसार अपने आकार को बदलाव कर लेता है, मनचाहा बदलाव करने का काम करता है। इसे यातायात का जो है ना, यातायात यानी कि यातायात का प्रबंधक बोलते हैं, या ट्रैफिक कंट्रोलर करते हैं। जो हम लोग के शरीर के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है ये वो ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर, भाई किधर से ब्लड जाना है, किधर से हम लोग को WBC RBC का प्रवाह करेगा, यानी कि यातायात का प्रबंधक, यानी किधर से हम ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, ऊर्जा प्रवाह, रक्त का प्रवाह, सबको प्रवाह करने के एक माध्यम देता है, ठीक ना। रक्त प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह के माध्यम देता है, यानी कि यातायात का कंट्रोलर बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं गोल्जी बॉडी को, ठीक है। थोड़ा सा एक बात और, जो गोल्जी बॉडी हम लोग का है पेड़ पौधों में बहुत ही छोटा होता है। जो गोल्जी बॉडी होता है प्लांट के अंदर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल, पेड़ पौधों में बहुत छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, पेड़ पौधों में छोटा होता है। जब कोशिका के विभाजन होता है, मान लो कोशिका है, जब इसके विभाजन होता है तो बीच में एक विभाजन प्लेट बन जाती है, बीच में क्या होती है, विभाजन प्लेट बन जाता है। आप उसी को हम लोग, ठीक ना, क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, यानी कि यह प्लेट जो होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा जो विभाजन होता है कोशिका में, मतलब कोई कोशिका है, इसका जहाँ केंद्रक है, इसका विभाजन हो रहा था, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा ही संपन्न होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा ही संपन्न होता है। और इसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में बताया है कैमिलो गोल्जी। कौन बताया था, कैमिलो गोल्जी।
इसके बारे में बताया है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी बताए थे, कैमिलो गोल्जी इटली के वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? इटली के वैज्ञानिक है, कैमिलो गोल्जी बताए थे। लाइसोसोम, लाइसोसोम एकल झिल्ली में रहता है। आज के क्लास में चला था कि लाइसोसोम एकल झिल्ली में होता है। आत्महत्या के थैली बोलते हैं इसको, आत्महत्या के थैली बोलते हैं। विषम परिस्थिति में, कोई ऐसा परिस्थिति आ जाता है विषम परिस्थिति में, लाइसोसोम जो है ना, लाइसोसोम अंतःपद्रवी जालिका का भी काम करता है। और विषम परिस्थिति में लाइसोसोम जो है अंतःपद्रवी जालिका का भी काम करता है। और लाइसोसोम के खोज करने वाले हैं सीडी डुबे। कौन किए थे? सीडी डुबे। सीडी डुबे, सीडी डुबे जो है लाइसोसोम के क्या किए थे? खोज किए थे। सीडी डुबे, सीडी डुबे जो है लाइसोसोम के क्या किए थे? खोज किए हैं। और लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या के थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या के थैली बोलते हैं। ऐसा क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेरणा से, इसके माने कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेरणा से लाइसोसोम जो है अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित, और धीरे धीरे जीवित कोशिकांग को नष्ट करने के साथ साथ खुद को भी नष्ट कर लेता है। यानी कि जीवित कोशिकांग साइटोप्लाज्म को नष्ट करने के साथ साथ खुद को भी क्या कर लेता है? नष्ट कर लेता है। अब खुद को नष्ट कर लेता है तो उसको हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या के क्या कहते हैं? थैली कहते हैं। आत्महत्या के क्या बोलते हैं? थैली बोलते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। यानी कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो हम लोग का है, इसे लयन काय हिंदी में बोला जाता है। लयन काय, जो लयन काय है लाइसोसोम, जब खुद को समाप्त कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेरणा से खुद को समाप्त कर लेता है, तो घटना कहलाता है एपोप्टोसिस। क्या कहलाता है? वो घटना एपोप्टोसिस कहलाता है। देखिए, जो रूढ़ अवस्था में शिशु के हाथ में अंगुलियां वापस में जो है जुड़ी रहती हैं, परंतु रेगुलर एपोप्टोसिस के कारण जन्म के समय वह क्या होता है? अलग हो जाती है। यानी कि जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है हम लोग का, तो उनकी जो उंगलियां जो आपस में जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो एपोप्टोसिस के घटना के कारण है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? अलग अलग उंगलियां हो जाती है। क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। एपोप्टोसिस अनियंत्रित हो जाता है तो कोशिका अधिक मरने भी लगती है। जब यह अनियंत्रित हो जाएगा तो कोशिका ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? मरने भी लगता है। जब ये अनियंत्रित हो जाएगा तो कोशिका की ज़्यादातर क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। और इस आधार पर एड्स और कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। एपोप्टोसिस के मृत्यु के कारण, एपोप्टोसिस के मतलब जब अनियंत्रित हो गया, एपोप्टोसिस के अनियंत्रण से कोशिका का, जैसे मतलब सेल हमारा डेथ हो रहा है, कोशिका मर रहा है, तो कोशिका जब मृत्यु होगा, ज़्यादा मात्रा में कोशिका आपका मरने लगा, तो कोशिका जब ज़्यादा मरेगा तो एड्स भी हो सकता है, कैंसर भी हो जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है। राइबोसोम, अब हम यहाँ पे समझते हैं राइबोसोम के बारे में। क्या देखते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में देखते हैं कि राइबोसोम क्या है। देखिए, राइबोसोम जो है यह बिना झिल्ली वाला होता है, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, और इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम जो है बिना झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, संश्लेषण करना। यानी कि प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री, कल पूछेंगे आप लोग से, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकांगों का कोशिकांग है, कोशिकांगों का कोशिकांग है। यह जो हम लोग का राइबोसोम है, कोशिकांगों का क्या है? यह हम लोग का जो राइबोसोम है, यह कोशिकांगों का कोशिकांग है, कोशिकांगों का कोशिकांग है। यह, इसमें रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अंतःपद्रवी जालिका, केंद्रक सब होता है। राइबोसोम मुख्य तौर पर आरएनए और प्रोटीन के बना होता है। ये जो बना होता है ना, आरएनए, आरएनए प्लस में प्रोटीन के बना होता है। अच्छा, आरएनए में हम लोग का जो इसका टाइप है एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, तो यहाँ पे जो हम लोग को एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए जो होता है वही सूचना देगा। राइबोसोम प्रोटीन जाके बनाएगा, क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। एमआरएनए क्या करेगा? सूचना देगा। अभी इस पे एक आगे हम आप लोग के लेक्चर में एक कहानी भी बताएंगे कि ये प्रोटीन कैसे बनाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको क्यों कहते हैं, प्रोटीन केकरा के कहने से बनाता है। तो एमआरएनए आके बोलेगा, एमआरएनए जो है, एमआरएनए सूचना देगा इसको, यही सूचना देगा तो ये प्रोटीन बनाएगा, इसलिए प्रोटीन की इसको फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम के यहाँ पे खोज का बात करें तो इसको खोज करने वाला है जॉर्ज पैलेड। राइबोसोम के खोज के किए थे जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड जो है राइबोसोम के क्या किए? खोज किए हैं।
राइबोसोम की खोज के किए हैं जॉर्ज पैलेट किए हैं, के किए हैं जॉर्ज पैलेट किए हैं। जॉर्ज पैलेट जो है राइबोसोम के क्या किए हैं, खोज किए हैं राइबोसोम के। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे देखते हैं। टाइप ऑफ राइबोसोम दो प्रकार का है, एक 70S प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है। यहाँ एस के मतलब क्या होता है, सेंडिमेंटेशन होता है, अवसादन कणिका होता है। एस के मतलब सेंडिमेंटेशन, अवसादन कणिका होता है, यही हम लोग का मात्रक होता है। ये जो होता है सेंडिमेंटेशन होता है, अवसादन कणिका होता है। और यह राइबोसोम के सघनता को मापता है। जो एस है ना आपका, राइबोसोम के सघनता, यानी कि राइबोसोम ज़्यादा मात्रा में, यानी कि यहाँ पर 70S प्रकार का, यानी कि पादपों में जो है ना कम प्रकार के मतलब राइबोसोम होते हैं। पादप कहिए, जीवाणु कहिए, जीवाणु कहिए, यानी कि जो, ठीक है ना, जीवाणु जो होते हैं उनमें जो है कम, यानी कि कम होते हैं। जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवाल है, उनमें जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यानी कि उसमें प्रोटीन जो है कम मात्रा में। और हम लोग का जो बड़े बड़े जीव हैं, आपका जीव है, जंतु है, स्तनधारी हैं, उनमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। क्या होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S बोले तो छोटा छोटा राइबोसोम है, ये आपका बड़ा और विकसित राइबोसोम होता है। ये आपका 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है छोटा होता है। 80S प्रकार का राइबोसोम क्या होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है। और यह यूकरियोटिक में होता है। 80S जो हो गया यूकरियोटिक में, जबकि 70S वाला क्या होता है, प्रोकरियोटिक में होता है। क्या होता है, प्रोकरियोटिक में होती है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं तारकाएं। तारकाएं के बारे में हम लोग समझते हैं। तारकाएं क्या है, बहुत अच्छी पॉइंट है। तारकाएं के बारे में समझते हैं कि तारकाएं क्या है, लयनकाएं, ठीक ना। तारकाएं क्या है, तो ये सेंट्रोसोम हो गया, यह झिल्ली, ये भी बिना झिल्ली का ही होता है। जैसे हम लोग का राइबोसोम बिना झिल्ली का होता है, इसमें भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये भी बिना झिल्ली का होता है। कोशिका विभाजन के दौरान ये मुख्य भूमिका, जैसे हम लोग का सेल का विभाजन होता है, तो सेल विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। और गुणसूत्र को तोड़कर, जो इसमें गुणसूत्र होंगे, जो हम लोग का इसमें गुणसूत्र होगा, जो कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होगा, इसको हम लोग क्या करेगा, तोड़ देता है। गुणसूत्र को तोड़ करके अलग अलग कर देता है। गुणसूत्र को तोड़ के क्या करता है, अलग अलग करता है। क्या करता है, अलग अलग करता है। और हम लोग को जो लयन का है 0+9 संरचना में होती है। 0+9 संरचना में पाई जाती है। और यहाँ पे लयन काय के कौन बताए थे, इसके बारे में, लयन काय के बारे में बताने वाले हैं टी 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 बोबेरी। टी बोबेरी, टी बोबेरी जो है लायन काय के बारे में बताए थे। तो पहला देखिए बात सुनिए, लयन काय जो होता है, फिर से सुनिए, लयन काय जो होता है, लयन काय यह बिना कोशिका झिल्ली का होता है और गुणसूत्रों को तोड़ देता है। गुणसूत्र जो होता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है, तोड़ के अलग अलग कर देता है। और 0+9 संरचना में पाया जाता है। और इसको बारे में बताने वाले हैं टी बोबेरी। कौन है, टी बोबेरी। टी बोबेरी के बताया था, टी बोबेरी। इसके बारे में बताने वाले कौन है, टी बोबेरी, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है हम लोग का, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ देखिए, यह ऊपर देखिए, बाहर से हम लोग का क्या है, चिकनी लेयर है। चिकनी है ना, बता रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में कि बाहरी लेयर चिकनी होती है, अंदर का भाग उंगलीनुमा संरचना में क्या है, उंगलीनुमा संरचना में अंदर का भाग उंगलीनुमा संरचना में होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये सब पावर हाउस सब क्या कहते हैं, बॉडी बोलते हैं। और इसमें ऑक्सीजन रहती है, वही ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। वही ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो यहाँ से क्या मिलती है, एटीपी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, एटीपी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हम लोग का देखिए, ये हम लोग का जो सेल है, हम लोग का जो ये हम लोग का सेल है, ये हम लोग का कौन सा सेल है बताइए, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। ये हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल है, जो जीवाणु का सेल है। क्या है, जीवाणु। ये हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो सेल होता है हम लोग का प्रोकैरियोटिक है, जीवाणुओं का सेल है। ये कैसा है, जीवाणुओं का सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये हम लोग का देखिए, ये यहाँ पे देखिए राइबोसोम, यहाँ पे देखिए राइबोसोम है। ये आपका राइबोसोम यहाँ पे है। क्या है, राइबोसोम। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका लाइसोसोम है। ये आपका ना वैक्यूल है, रिक्तिकाएं हैं। ये हम लोग का केंद्रक है। क्या है आपका, केंद्रक है। क्या केंद्रक है, जो बाहरी लेयर होता है। अगर यहाँ पे बाहरी जो लेयर है हम लोग का सेल वाल है, जो अंदर का लेयर है हम लोग का झिल्ली है। जैसे मान लो यहाँ पे हम प्लांट सेल के बारे में बात किए हैं, प्लांट सेल के बारे में बात किए हैं। अब यहाँ देखिए प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल में देखिए यहाँ पे बातें हैं, यानी कि प्राइमरी लेयर के बात यहाँ पे है। प्राइमरी लेयर हो गया। प्राइमरी लेयर जो होता है सेल वाल होता है। क्या होता है, सेल वाल।
और जो हमको सेकेंडरी लेयर जो होता है वो हम लोग का किसका होता है, यानी कि सेल मीबल होती है। क्या होती है? सेल मीबल, कोशिका झिल्ली होती है। बाकी इसमें लाइसोसोम है, अंतःपद्रवी जालिका हो गया आपका, ये वाला अंतःपद्रवी जालिका है। इसमें राइबोसोम के कण है, न्यूक्लियस हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये हम लोग का क्लास रही आज की बायोलॉजी का सेकंड क्लास। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा इसको, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग अगला बायोलॉजी लेक्चर नंबर 3 आपके पास नेक्स्ट मतलब सेशन में लेके आएंगे। तो आप लोग इसे एक से अधिक बार सुनिएगा, जितना सुनिएगा उतने ज़्यादा सारी चीज़ें आपको मतलब याद हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये सारे बातें इस चैप्टर में हम कवर करने का काम किए हैं, ठीक ना। यहाँ पे काम किए हैं यूकैरियोटिक के बारे में, ये आपका है प्रोकैरियोटिक हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तारकाएँ क्या होता है, टाइप ऑफ राइबोसोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए।